नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। ईडी बताए किस मामले में करनी है पूछताछ, रांची जमीन घोटाले के आरोपी कमलेश का लेटर। दरअसल आपको बता दूं कि रांची जमीन घोटाले में ईडी की जांच के दायरे में आया जमीन कारोबारी कमलेश कुमार शुक्रवार को ईडी के 5वें समन पर भी अनुपस्थित रहा। ईडी ने अब छठा समन भेजते हुए उसे 26 जुलाई को उपस्थित होने को कहा है। शुक्रवार को दिन के 11 बजे उपस्थित होने के बजाय उसने वकील के माध्यम से ईडी को पत्र भेजा। ईडी के जांच पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कमलेश ने बीमारी व मानसिक तौर पर परेशान होने का जिक्र किया है। साथ ही उसने एजेंसी से पूछा है कि उसे यह नहीं मालूम कि एजेंसी किस मामले में उससे पूछताछ करना चाहती है, उसके खिलाफ कौन सा मामला दर्ज है। कमलेश ने कहा है कि जिस जमीन के विषय में एजेंसी उससे पूछताछ करना चाहती है, अगर उसका विवरण एजेंसी देगी तो वह पूरे प्रमाण के साथ एजेंसी के समक्ष उपस्थित होगा। कमलेश के द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद एजेंसी ने उसे दोबारा 1 सप्ताह का वक्त देते हुए समन भेज दिया है। कमलेश कुमार को रांची जमीन घोटाले में पहली बार एजेंसी ने 21 जुलाई को समन भेजा था। उस दिन समन पर अनुपस्थित होने के बाद एजेंसी ने छापेमारी की थी। तब कमलेश के फ्लैट से 100 जिंदा कारतूस व 1 करोड़ नकद बरामद हुए थे। एजेंसी छापेमारी के बाद 4 बार समन कर चुकी है, लेकिन हर बार अनुपस्थिति पर पुनः समन जारी किया गया है। सीएम हेमंता के झारखंड दौरे का सुरक्षा खर्च असम सरकार उठाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे पर होने वाला सुरक्षा खर्च असम सरकार उठाएगी। असम के एडीजी हिरेन नाथ ने झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि सुरक्षा खर्च का बिल भेज दे, असम सरकार उसका भुगतान करेगी। दरअसल हेमंता के झारखंड दौरे पर होने वाले सुरक्षा खर्च को लेकर झामुमो और कांग्रेस ने सवाल उठाया था। कांग्रेस ने पूछा था कि उनके दौरे का खर्च कौन उठा रहा है। वहीं झामुमो नेताओं ने कहा था कि असम के सीएम रिचार्ज होने के लिए झारखंड आते हैं। इससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हेमंता को झारखंड का चुनाव सह प्रभारी बनाया है। इसको लेकर वे लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए वे देश में जहां भी जाते हैं वहां उन्हें ये सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। हेमंता बोले नहीं चाहिए पुलिस सुरक्षा, सरकार वापस ले ले। चुनाव सह प्रभारी बनाए जाने के बाद हेमंता ने पहले झारखंड दौरे पर ही सरकार से सुरक्षा न देने का आग्रह किया था, पर सरकार उन्हें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा दे रही थी। अब सुरक्षा खर्च पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने कहा राजनीति का स्तर इतना निम्न हो जाएगा, ये सोचा नहीं था। सरकार से प्रार्थना है कि वो सुरक्षा वापस ले ले। भाजपा कार्यकर्ता मुझे सुरक्षा देंगे, चूंकि उन्हें बार बार आना पड़ेगा, इसलिए खर्च असम सरकार वहन करेगी। अमित शाह बोले झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। शिवराज ने कहा जेएमएम का मतलब माइनिंग माफिया, बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूट रहे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दमखम से जुटी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को रांची पहुंचे। रांची के प्रभात तारा मैदान में 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज बताकर जा रहा हूं कि झारखंड में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर ने भाजपा का समर्थन किया। 60 साल के बाद तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री चुना गया है। झारखंड की जनता ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। इस चुनाव में हम 9 सीटें जीते हैं। ये बताता है कि आने वाले दिनों में झारखंड में सरकार किसकी बनने वाली है। अमित शाह ने जेएमएम कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, लेकिन पराजय के बाद अहंकार आया हो ये पहली बार देख रहा हूँ। देश में सरकार किसकी बनी, चुनाव कौन जीता और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने राहुल गांधी को देखा है, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता। 2024 के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भाजपा को 240 सीटें मिली है। कांग्रेस पार्टी को 2014 और 2019 और 2024 तीनों में जितनी मिली, इससे ज्यादा सीट अकेले 2024 में एनडीए को मिली है। बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने पूछा किसका अहंकार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का अहंकार है। किसका अहंकार है? भाजपा देश में कोई चुनाव जीतती है तो मंच पर नेता नहीं, बूथ का कार्यकर्ता जिम्मेदार होता है। मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं कि हमारी मोदी की सरकार हो या राज्य में किसी भी भाजपा की सरकार ने ऐसा नहीं किया जिससे आपको सर झुकाना पड़े। आप सीना तानकर जनता के बीच जा सकते हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दिया, 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस सिलेंडर दिया, 14 करोड़ शौचालय बनाए, 3 करोड़ आवास, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज नरेंद्र मोदी ने दिया। नीट पेपर लीक, पेपर सॉल्व करने के लिए 10 लाख में हुई थी बात, कुछ रुपये ही मिले, 3 और स्टूडेंट शक के दायरे में।
दरअसल आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक मामले में रिम्स की एमबीबीएस की छात्रा सुरभि कुमारी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरभि से पूछताछ में सीबीआई को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। वहीं रिम्स के 3 और स्टूडेंट भी शक के दायरे में हैं। आने वाले समय में पेपर लीक मामले में झारखंड में कई और एक्शन देखने को मिल सकते हैं। वहीं सुरभि की गिरफ्तारी के बाद रिम्स ने भी जांच कर दी है। सुरभि के खिलाफ अनुशासनात्मक के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में सुरभि ने स्वीकार किया है कि उसने नीट का पेपर सॉल्व किया था। इसके लिए पेपर लीक गिरोह ने 10 लाख रुपए देने की बात कही थी। कुछ पैसे मिले, लेकिन पेपर लीक मामला सामने आने और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह अंडरग्राउंड हो गया, इसलिए पूरी राशि नहीं मिली। उसे कितने पैसे मिले, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि सीबीआई को रिम्स के 3 और स्टूडेंट्स के इस गड़बड़ी में शामिल होने का शक है। इनमें 2023 बैच के एक मेडिकल छात्र और एक छात्रा के अलावा 2022 बैच का एक स्टूडेंट शामिल है। अब जांच एजेंसी एक बार फिर रिम्स में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पटना एम्स में पकड़े गए मेडिकल छात्रों ने सुरभि का नाम लिया था। पता चला है कि सुरभि ने 3 स्टूडेंट को पैसे का प्रलोभन देकर पेपर सेल कराया था। झारखंड में कम बारिश से सरकार चिंतित, किसानों राहत देने के लिए तैयारियां शुरू। सीएम हेमंत बोले केंद्र से मांगेंगे सहायता। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून में राज्य के ज्यादातर जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश होने पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी तो किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी जिलों में बारिश का आकलन और फसलों की बुवाई की स्थिति पर नजर रखने के लिए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की उपस्थिति में वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी अब तक कमजोर मानसून की स्थिति देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर धान और अन्य फसलों की बुवाई पर पड़ रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कम बारिश की वजह से कृषि कार्य पर पड़ रहे असर को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट को नीति आयोग की बैठक में मजबूती के साथ रखा जाएगा, ताकि किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से भी सहायता मांगी जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कम बारिश की स्थिति आने वालों कुछ दिनों तक और बनी रहती है तो उससे निपटने की पूरी रणनीति तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेतों में पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाएं। इसके साथ वैकल्पिक कृषि की भी तैयारी कर ली जानी चाहिए। हेमंत जेल में थे और जमानत के लिए 5 साल का अंश गुल्लक में कर रहा था पैसे जमा। कहानी सुन सीएम के आंखों से छलके आंसू। दरअसल आपको बता दूं कि गुमला से आया महज 5 साल का अंश अपने राज्य के मुख्यमंत्री से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने उनके लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल जाने की खबर से आहत होकर अंश लकड़ा ने अपने गुल्लक में घर वालों से मिले सिक्के डालने लगा। पूछने पर बताता था कि हेमंत सोरेन को जेल से छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसलिए गुल्लक में सिक्के जमा कर रहा है। 5 वर्षीय अंश लकड़ा ने अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कराने में मदद करने की ठानी थी। शुक्रवार को रांची में अंश लकड़ा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें एक गुल्लक सौंपा। अंश का मानना था कि इन पैसों से मुख्यमंत्री को जेल से रिहा कराने में मदद मिलेगी। हेमंत सोरेन से राजधानी रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर हर दिन कोई ना कोई शिकायतों को लेकर या मदद मांगने आते हैं, लेकिन अंश कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आया था। जी हां, 5 साल के इस बच्चे ने अपनी पूरी जमा पूंजी हेमंत सोरेन को सौंप दी। अंश लकड़ा गुमला जिला के जारी प्रखंड स्थित सिकरी पंचायत के पगोरा गांव में रहता है और अपनी मां के साथ हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचा था और उसने मुख्यमंत्री को गुल्लक भेंट की। झारखंड, हेमंत जी तनिक भी लज्जा बची है। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़की बीजेपी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में शुक्रवार को सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। भाजपा ने इस घटना की निंदा करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरा करने की बजाय लाठी डंडे चलवा रही है। जिन सहायक पुलिसकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ने में अपनी जान जोखिम में डाली, उन्हें राज्य की पुलिस ही पीट रही है। उन्होंने सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, सरकार को चुनौती दी थी। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, घमंड में चूर हेमंत सोरेन ने आदिवासी भाई बहनों और गर्भवती माताओं तक को भी नहीं छोड़ा है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल तैयार कर दिया गया है। पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले सहायक पुलिसकर्मियों पर इस तरह का कायराना हमला करवाना हेमंत की मानसिकता को दर्शाता है। राज्य ने पिछले 24 सालों में ऐसी राजनीतिक अराजकता नहीं देखी है, न ही ऐसा क्रूर और निर्दयी हेमंत रूपी शासक देखा है, जो अपने ही लोगों की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है।
झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का फिसला पैर, बाएं हाथ में आया फ्रैक्चर। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं विधायक दीपिका पांडेय सिंह झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं विधायक दीपिका पांडेय सिंह का शुक्रवार की रात 11 बजे घर में पैर फिसलने से बाएं हाथ के कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। रात्रि 11:30 बजे उन्हें पारस अस्पताल HCC ले जाया गया, वहां प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद शनिवार की सुबह राम प्यारी आर्थो हॉस्पिटल में हाथ का प्लास्टर किया गया। महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह संताल परगना की पहली महिला मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में हुए हेमंत सरकार की कैबिनेट के विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि साल 2019 में महागामा विधानसभा सीट से भाजपा के कद्दावर नेता अशोक भगत को 12,000 से अधिक वोटों से हराकर पहली बार दीपिका पांडेय सिंह विधायक बनी। वहीं इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें गोड्डा सीट से टिकट दिया, लेकिन विरोध होने पर कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार बदल दिया था। मैं भी जवाब दे सकता हूं, सांसद थुलू महतो की बात सुन भड़क उठे SP साहब, कलेक्टर ने कराया मामला शांत। दरअसल आपको बता दूं कि शुक्रवार को कैंप 2 स्थित न्याय सदन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने की। पूरी बैठक इधर उधर के मुद्दों पर रही। भारत सरकार के ग्रामीण विकास के दिशा निर्देशों के विरुद्ध पूरी बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो कि सामान्य तौर पर दिशा की गाइडलाइन के तहत नहीं आते हैं। बैठक में धनबाद सांसद थुलू महतो ने शंकर रवानी की हत्या के मुद्दे को उठाया तो पूरा सदन गर्म हो गया। पहले उपायुक्त विजय जाधव ने कहा कि शंकर रवानी को जिला बदर उनके न्यायालय ने किया था। इसके बाद सांसद ने जैसे ही मामले को रखा कि किन परिस्थितियों में उसकी हत्या हुई। बता दें कि इसके बाद SP पूज्य प्रकाश भड़क गए। उन्होंने कहा कि श्रीमान, आप भी लोकसेवक हैं और मैं भी लोकसेवक हूं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपने फोन पर किया, उसी प्रकार का जवाब मैं दे सकता हूं। दोनों ओर से हो रही कहा-सुनी के बीच DC ने मध्यस्थता करते हुए कहा कि यह इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच नहीं है, इसके लिए अलग से बात करेंगे। उन्होंने SP का पक्ष लेते हुए कहा कि सभी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत कराया और बैठक की कार्रवाई आगे प्रारंभ हुई। अनुकंपा पर नौकरी, 6 साल में सरकारी खजाने से निकाले 23 करोड़, ऐसे खुली इंजीनियर संतोष कुमार की काली करतूत। दरअसल आपको बता दूं कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में करोड़ों के गबन के आरोपी संतोष कुमार का फर्जीवाड़ा काफी लंबा है। साल 2010 में अनुकंपा पर नौकरी लेने वाले संतोष कुमार ने पिछले 6 वर्षों में 72 चेक के माध्यम से 23 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की। दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र के IG कार्यालय ने DGP, गृह विभाग के प्रधान सचिव और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर अवैध निकासी की जानकारी दी है। पत्र में पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा प्रमंडल रांची एवं कोषागार रांची के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लापरवाही बरतने एवं संतोष कुमार द्वारा फर्जी दस्तावेज पर अवैध निकासी करके सरकारी राशि के गबन की बात कही गई है। संतोष कुमार की नियुक्ति 2010 में अनुकंपा के आधार पर हुई। तब से वो कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रांची कार्यालय में कैशियर, कैश मैसेंजर, बिल क्लर्क तीनों पद पर कार्यरत था। तीनों पद पर अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। अगस्त 2018 में 2 चेक से छोटी राशि की अवैध निकासी की। वर्ष 2019-20 में 6 चेक एवं वर्ष 2022 में विभिन्न खातों से 3 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी की। बिल तैयार करने के दौरान संतोष कुमार अन्य पदाधिकारियों के ID का प्रयोग कुबेर पोर्टल में कर कुबेर बिल तैयार करता था। संतोष कुमार ने नवंबर 2022 में कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षरित पत्र में अपना ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर देकर जून 2012 से निष्क्रिय DDO कोड RNCWSS 017 कोड का नाम सुधारने के लिए आवेदन दिया। नीट पेपर लीक में रिम्स की छात्रा गिरफ्तार, कॉलेज ने बनाई 5 सदस्यीय जांच कमेटी। दरअसल आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक मामले में रिम्स की छात्रा की सॉल्व गैंग में शामिल होने की सूचना पर CBI ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को CBI की टीम 2023 बैच की छात्रा को रिम्स हॉस्टल से अपने साथ ले गई थी। अब रिम्स प्रबंधन ने इस पर प्रबंधन के स्तर से जांच करने के लिए डीन डॉक्टर विद्यापति की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। डॉक्टर विद्यापति के अलावा डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर शिवप्रिय, एनेस्थीसिया HOD डॉक्टर AK दुबे, डेंटल के डॉक्टर AK शाही और वार्डन सुनंदा झा इस कमेटी में शामिल होंगी। CBI ने मांगा 2023 बैच का अटेंडेंस रजिस्टर। CBI ने पूरी जांच को लेकर 2023 बैच के सभी छात्रों का अटेंडेंस रजिस्टर और हॉस्टल का अटेंडेंस रजिस्टर मांगा है। CBI पटना ऑफिस में इन दोनों को जमा करने के लिए रिम्स के एक चिकित्सक गए हैं। बता दें कि रिम्स की छात्रा के अलावा रिम्स के ही कुछ अन्य छात्रों को इसमें शामिल होने की जानकारी CBI को मिली है। जानकारी के अनुसार उक्त छात्रा ने CBI के सामने खुद के प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। बता दें कि गिरफ्तार छात्रा को रिम्स के गर्ल्स हॉस्टल 3 से हिरासत में लिया गया था। रिम्स के एक चिकित्सक के अनुसार पेपर लीक की बात सामने आने के बाद सुरभि के व्यवहार में काफी चेंज आया था। वो गुमसुम और चुप रहने लगी थी।
वहीं सहपाठियों और हॉस्टल में साथ रहने वाली छात्राएं इस मामले को लेकर पूरी तरह से शॉक में थी। उन्होंने सुरभि के बारे में कुछ भी बोलने और बात करने से इनकार किया। बायोमेट्रिक से अटेंडेंस छुट्टी भी लेनी होगी ऑनलाइन, डॉक्टर स्टाफ के लिए ACVMS पोर्टल शुरू। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य सरकार के सभी स्तर के स्वास्थ्य केंद्र व मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों अस्थायी समेत को हर हाल में बायोमेट्रिक हाजिरी आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम बनानी होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन में AEBS से उपस्थिति दर्ज नहीं करने वालों को पहले तो हाजिरी दर्ज करने के लिए मैसेज, मेल और कॉल भी जाएगा, लेकिन 5 दफा यदि किसी की हाजिरी दर्ज नहीं होगी तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं देने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ACVMS अटेंडेंस क्रॉस वेरिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी सिविल सर्जन एवं दुमका, पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर व धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य अधीक्षक को आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने 10 दिनों के अंदर सभी चिकित्सकों, पारा कर्मियों व अन्य प्रकार के सभी स्थायी व अस्थायी कर्मियों का पंजीकरण व संशोधन कराते हुए AEBS तथा ACVMS पोर्टल का अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। बता दें कि प्रधान सचिव ने कहा है कि ACVMS पोर्टल पर छुट्टी प्रबंधन प्रणाली LMS का प्रावधान किया गया है। किसी कर्मी को आकस्मिक, मातृत्व या अन्य अवकाश की जरूरत पड़ती है तो वो पोर्टल पर आवेदन करेंगे। पोर्टल पर ही नियंत्री पदाधिकारी उसका अनुमोदन करेंगे। उक्त कर्मी के ऑनलाइन लॉगिन के साथ साथ जिला व विभाग स्तर पर भी यह सूचना दिखेगी। अनुपस्थित पाए जाने पर पोर्टल द्वारा कर्मी को मैसेज और मेल भेजकर उपस्थिति दर्ज करने का स्मार भेजा जाएगा। साथ ही अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए 104 हेल्पलाइन से कॉल भी जाएगा। महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक इन 4 राज्यों में चुनावी रणनीति को लेकर उलझी भाजपा, RSS से मदद की दरकार। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के झटके के बाद भाजपा की आगामी 4 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति को लेकर उलझने बढ़ गई है। पार्टी आक्रामक और संतुलित चुनाव अभियान को लेकर पसोपेश में है। एक वर्ग का मानना है कि इस समय विपक्षी के दबाव में आने के बजाय पार्टी को पूर्व की तरह अपना आक्रामक अभियान ही जारी रखना चाहिए। हालांकि इस रणनीति से नुकसान होने की भी आशंका है, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों में विरोधाभास के बावजूद भाजपा विरोधी सुर एक जैसे है। भाजपा ने आगामी 4 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारी काफी पहले तैनात कर दिए थे। इन नेताओं ने राज्यों में जाकर शुरुआती दौर की बैठक भी की है। सूत्रों के अनुसार चुनाव प्रभारियों की शुरुआती रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। सभी राज्यों में संगठन को लेकर दिक्कतें बढ़ी हुई है। ऐसे में विपक्षी चुनौती का सामना करना काफी मुश्किलों भरा होगा। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व इस समय संगठनात्मक समस्याओं को सुलझाने में जुटा हुआ है, ताकि चुनाव अभियान को गति दी जा सके। बता दें कि पार्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा चुनाव अभियान को लेकर भी है। लोकसभा चुनाव में और उसके पहले के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ बेहद हमलावर तरीके से आक्रामक अभियान चलाया था। इसका उसे फायदा भी हुआ था, लेकिन लोकसभा में कई राज्यों में उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है, खासकर जहां संगठन में नाराजगी थी। झारखंड और महाराष्ट्र में भी संगठन में कुछ समस्याएं रही हैं। जमीन कारोबारी कमलेश को छठा समन, ईडी से आरोपी ने पूछा किस मामले में होगी पूछताछ, बीमारी और मानसिक परेशानी बताए अनुपस्थित रहने की वजह। दरअसल आपको बता दूं कि जमीन घोटाला के आरोपी कमलेश ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को चिट्ठी लिखकर यह पूछा है कि उसे किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। ईडी मामले की जानकारी दे। अगर उसे इसकी जानकारी होगी तो वो पूछताछ और मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ ईडी की पूछताछ में शामिल होगा। 19 जुलाई को ईडी ने कमलेश को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ईडी ने उसे छठा समन जारी कर 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। शुक्रवार के दिन कमलेश की जगह उसके वकील ईडी कार्यालय पहुंचे और ईडी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें कमलेश ने उनसे होने वाली पूछताछ और किस मामले में पूछताछ होनी है इस संबंध में जानकारी मांगी है। ईडी के जांच पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कमलेश ने बीमारी व मानसिक तौर पर परेशान होने की बात कही है। बता दें कि उसने ईडी से पूछा है कि उसे यह नहीं मालूम कि एजेंसी किस मामले में उससे पूछताछ करना चाहती है, उसके खिलाफ कौन सा मामला दर्ज है। कमलेश ने कहा है कि जिस जमीन के विषय में एजेंसी उससे पूछताछ करना चाहती है, अगर उसका विवरण एजेंसी देगी तो वो पूरे दस्तावेज के साथ आएगा। अपराधियों ने उड़ाए 1.50 लाख, बोकारो थमल में बाइक की डिक्की से हुई चोरी, अपराधियों का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ। दरअसल आपको बता दूं कि बोकारो जिला अंतर्गत बोकारो थमल के व्यवसायी विजय प्रजापति के बाइक की डिक्की में रखा 1,50,000 रुपए अज्ञात अपराधी निकालकर फरार हो गए। व्यवसायी ने बैंक ऑफ इंडिया बोकारो थमल शाखा से शुक्रवार को 1.5 लाख रुपए निकाला था, जिसे बाइक के डिक्की में रखकर बोकारो थमल चांदनी मार्केट स्थित अपनी दुकान आया, जहां बाइक खड़ी करने के बाद दुकान के अंदर गया। इतने में अपराधी बाइक के डिक्की से रुपए निकालकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थमल थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचे तथा घटना की जानकारी पीड़ित व्यवसायी से ली।
साथ ही दुकान एवं बैंक ऑफ इंडिया में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच किया। इसमें अपराधी की पहचान कर लिया गया। अपराधियों की संख्या 2 थी और दोनों बाइक में सवार से एक अपराधी बैंक के अंदर जाकर पीड़ित दुकानदार का निगरानी किया और बाहर निकलने के बाद पीछा कर डिक्की से रुपए निकाल लिया। घटना के बाद थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह एक टीम का गठन कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। देवघर में पैसे लेकर दर्शन कराने वाले 6 पंडा बैन भास्कर के कैमरे ने किया था एक्सपोज। 15 मिनट में दर्शन के मांगे थे 11,000। दरअसल आपको बता दूं कि भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद देवघर मंदिर में बड़ा एक्शन हुआ है। पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने पैसे लेकर दर्शन कराने वाले 6 पंडा को मंदिर से निष्कासित कर दिया है। ऐसे लोगों की मंदिर में पूरी तरह से एंट्री भी बैन कर दी गई है। दैनिक भास्कर ने 48 घंटे के स्टिंग ऑपरेशन में इन सभी चेहरों को बेनकाब किया था। मंदिर में इस तरह के लोग पैसे लेकर दर्शन का दावा कर रहे थे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन का दावा कर मोटी रकम की डिमांड की जाती थी। मंदिर में दर्शन के लिए प्रशासन के स्तर से सुविधा दी गई है, लेकिन एजेंट ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसके बाद श्रद्धालुओं से पैसा वसूलना आसान हो जाता है। विश्व के सबसे बड़े श्रावणी मेला वाले स्थान पर प्रशासन के लंबे चौड़े दावों के बाद भी चल रहे इस खेल को एक्सपोज करने के लिए दैनिक भास्कर ने 48 घंटे का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें मंदिर प्रबंधन के बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ कर्मचारी एक्सपोज हो गए। बता दें कि मंदिर के मुख्य प्रबंधक कार्यालय से लेकर टिकट काउंटर तक का पूरा खेल सामने लाया गया। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में एजेंटों ने वीआईपी दर्शन कराने का दावा कर 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की डिमांड की थी। कई ने तो पंडा बनाकर अंदर दर्शन कराने का दावा किया था, तो वहीं कुछ ने निकास गेट से बाबा का दर्शन कराने की बात की थी। हेमंत सोरेन का गिरिडीह दौरा, सीएम ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मांझिथान में की पूजा, फिर अधिकारियों के साथ हुई बैठक। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह दौरे पर है। शुक्रवार की दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू गिरिडीह के मधुबन पहुंचे। यहां दिशोम मांझिथान में विधवत म्रांग बोरो की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकर्ताओं और महिलाओं के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने मधुबन स्थित अधिष्ठायक देव श्री भोमियाजी महाराज मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि, अमन चैन एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मधुबन में पौधारोपण भी किया। बता दें कि बाद में उन्होंने मधुबन परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। गौरतलब है कि जब हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, तब उस समय 4 मार्च को कल्पना मुर्मू सोरेन यहां पहुंची थी। यहां पर पूजा करने और मन्नत मांगने के बाद कल्पना सोरेन गिरिडीह झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई थी और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।